प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। गांव का नाम था खैरपुर। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बस इतना कि हर कोई एक दूसरे के घर की रोशनी पहचान ले। दिन भर बैल की घंटियां और रात को बस झींगुरों का संगीत। सर्दी की रात थी, हवा में धुआं और मिट्टी की गंध थी और आसमान पर अधूरा चांद बादलों में लुका छिपी खेल रहा था। गांव की चौपाल के कोने में बैठा था भोला राम, गांव का चौकीदार। उम्र 55 के आसपास, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें इतनी तेज कि अंधेरे में भी परछाई पड़ लें। उसके पास डंडा था, मगर वो उसे कभी चलाता नहीं था। लोग चिढ़ाते, भोला राम डंडा लिए घूमता है जैसे सजावट का सामान हो। वो मुस्कुरा देता, अरे भाई, डंडा आवाज करता है पर दिमाग नहीं, और चोर आवाज से नहीं, चाल से पकड़ा जाता है। उस रात गांव के ऊपर कुछ अलग सा सन्नाटा था। मिट्टी ठंडी थी, हवा हल्की थी और फिर भी लग रहा था कि कोई चीज हिल रही है। मंदिर के पीछे की तरफ से हल्की खटकी आवाज आई। भोला राम की गर्दन हल्की सी उठी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कानों को हवा की दिशा में घुमा दिया। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा पास से, जैसे कोई लकड़ी की डलिया पर पैर रख गया हो। अच्छा, उसने धीरे से कहा, रात हंसदी है, अब समझना पड़ेगा क्यों। वो खड़ा हुआ। पैरों में पुरानी चप्पलें थीं, जिनके तले इतने घिस चुके थे कि आवाज ही नहीं होती थी। लालटेन हाथ में ली और चौपाल से निकलकर वो मंदिर के रास्ते की ओर बढ़ा। रास्ते में पीपल का पुराना पेड़ था, जिसकी सूखी पत्तियां हवा से टकराकर सुर्र सुर्र की आवाज कर रही थीं। भोला राम बोला, पीपल भी बताता है जब कोई अनजान गुजरता है। मंदिर के पीछे पहुंचा तो दीवार के पास मिट्टी में निशान दिखे, ताजे छोटे छोटे गड्ढे, जैसे किसी ने पैर रखकर जल्दी में पलटा लिया हो। वो झुका, मिट्टी को छुआ। ठंडी थी, मतलब उसने बुदबुदाया, कोई अभी अभी गया है। उसने लालटेन जमीन पर रख दी। लौ हिली नहीं, बस उसकी छाया दीवार पर चढ़ गई। वो छाया अब दो हिस्सों में बटी थी, एक उसका अपना और एक कुछ आगे दीवार पर, जैसे कोई और भी वहां खड़ा हो। भोला राम मुस्कुराया, कभी कभी परछाई बता देती है चोर कौन सा रास्ता चुनेगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। साहूकार की दुकान का ताला बंद था, पर ताले पर धूल की परत टूटी हुई थी। मतलब किसी ने छुआ तो था, पर खोला नहीं। पास की गली में सरसों के तेल की गंध आई, तेल की वही गंध जो चोर अपने हाथों पर लगाते थे ताकि निशान न छूटे। भोला राम सूंघ कर बोला, ये गंध हवा में नई नहीं है, 3 रात से यही महक चल रही है। उसने लालटेन ऊपर उठाई। दीवार की ऊंचाई पर एक रस्सी के रेशे फंसे थे, पतले सुनहरे और थोड़ा जले हुए। वो सोच में पड़ गया, रस्सी जलाने की कोशिश की गई या किसी ने जल्दी में खींचकर तोड़ दी। वो चारों ओर देख रहा था जब तालाब की तरफ से छपाक की आवाज आई। भोला राम का शरीर तन गया। उसने लालटेन के शीशे को हल्का ढक लिया ताकि रोशनी बाहर न फैले। धीरे धीरे चलकर वो गली की ओर गया। पत्तों के पीछे से झांका तो 2 साए दीवार के पास खड़े थे, एक लंबा भारी शरीर वाला, दूसरा दुबला पतला और छोटा। लंबा वाला बोला, जल्दी कर रे छोटू, तेल खत्म हो जाएगा। छोटू हकलाकर बोला, भाई डर लग रहा है। डर? अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ। भोला राम ने दीवार के पीछे से हल्की मुस्कान दी, तो नाम भी पता चल गया, छोटू और शायद कोई बड़ा। भीम? उसने अपने मन में जोड़ लिया। वो धीरे से पीछे हट गया और रास्ते में एक पत्थर उठाकर तालाब के दूसरे कोने में फेंक दिया। छपाक! आवाज सुनते ही दोनों साए पलटे। वो उधर गया और भागते हुए दूसरी दिशा में मुड़ गए। उसी वक्त भोला राम ने लालटेन पूरी खोली, रोशनी दीवार से टकराई और पल भर के लिए दोनों के चेहरे साफ दिखे। वो जानता था, चेहरे बस एक झलक के लिए काफी होते हैं। दिया उसने फिर ढक दिया और अब उसके पास वो चेहरा था जो पूरी रात उसके दिमाग में रहेगा। भोला राम धीरे से चौपाल लौटा, डंडा दीवार से टिकाया, खुद बैठा और बोला, रात ने बस इशारा दिया है, अब सुबह सच्चाई बोलेगी। आसमान में बादल हटे, चांद निकला और उसकी हल्की रोशनी चौपाल की जमीन पर गिरी, जैसे किसी ने कहा हो, खेल शुरू हो गया है भोला राम। वो मुस्कुराया, लालटेन के शीशे पर उंगली फिराई और बोला, चलो अब देखते हैं कौन ज्यादा चालाक है, चोर या चौकीदार। और वो धीरे धीरे सोने की नहीं, सोचने की तैयारी में लग गया।
क्योंकि भोलाराम के लिए रात पहरा नहीं, एक पहेली थी। सुबह का सूरज गांव की कच्ची गलियों पर फैल रहा था। मिट्टी अब भी रात की ठंडक संभाले थी और खेतों के किनारे की घास पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। भोलाराम चौपाल के पास खड़ा था, हाथ में वही पुरानी लालटेन जिसकी लौ अब बुझ चुकी थी, पर उसके भीतर रात के सारे सवाल जल रहे थे। गांव के बच्चे स्कूल जाते वक्त चौकीदार को देखकर हंस पड़े। अरे भोलाराम काका, आज भी रात में चोर नहीं पकड़ा? वो मुस्कुराया। नहीं रे, चोर तो पकड़ा नहीं, लेकिन उसकी परछाई को पकड़ लिया। बच्चे हंसते हुए भाग गए, पर भोलाराम की नजर अब भी उसी गली पर थी जहां कल रात साए हिले थे। साहूकार का बेटा जग्गन दुकान का ताला खोल रहा था। भोलाराम ने पूछा, रात को कुछ आवाज सुनी थी? जग्गन बोला, नहीं चौकीदार, मैं तो जल्दी सो गया था। क्यों, फिर कुछ हुआ क्या? भोलाराम ने बस इतना कहा, नहीं, बस हवा कुछ अलग थी। जग्गन ने हंसते हुए कहा, अब तो तू हवा की चाल से भी चोर पहचान लेगा क्या? भोलाराम बोला, कभी कभी हवा ही बताती है कि कौन सच्चा है कौन नहीं। वो धीरे धीरे मंदिर के पीछे पहुंचा। वहीं की मिट्टी कल उसने छुई थी, ठंडी, नम और किसी के पैरों से बनी छोटी लकीरें अब तक दिख रही थीं। उसने अपने पैर के बगल में एक निशान मापा। कदम छोटे हैं, मतलब लड़का है, कोई बड़ा आदमी नहीं। उसने मिट्टी को सूंघा। सरसों तेल की गंध अब भी बाकी है। ये वही है जो कल रात हवा में घुली थी। थोड़ी दूर उसे दीवार के पास एक टूटी पायल की मनिया मिली। वो बोला, अब तो कहानी और उलझ गई। चोरी की रात और पायल? वो मनिया उठाकर जेब में रख ली। कहता गया, हर चीज बोलती है, बस सुनना आता हो तो। वो तालाब के किनारे पहुंचा। सूरज की किरणें पानी पर गिर रही थीं और वही जगह जहां कल पत्थर फेंका था हल्के बुलबुले छोड़ रही थी। मतलब वो साए यहीं से भागे, उसने मन में कहा। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा, पानी के किनारे मिट्टी में 2 पैरों के निशान हैं, एक भारी और गहरा, दूसरा हल्का। हाँ, उसने सोचा, वही 2 साए, एक लंबा एक छोटा। उसने चारों ओर देखा। पास की झाड़ी में किसी ने कुछ गिराया था, पुराना बोरा जिसमें चावल के दाने बिखरे थे। तो चोरी का सामान यही था, उसने कहा। वो बोरा उठाने लगा तो झाड़ी के भीतर से एक आवाज आई, काका। काका कोई है क्या? भोलाराम ठिठक गया। कौन? उसने पूछा। झाड़ी के पीछे से एक बच्चा निकला, 10 साल का, गंदे कपड़े, आंखों में डर। कौन है तू? मैं लल्लू, भीम चाचा के साथ अनाज ढोता था। भोलाराम ने उसका चेहरा गौर से देखा। भीम? वही नौकर जो ठाकुर के यहाँ काम करता है। लल्लू बोला, हाँ काका, पर मैं अब उनके साथ नहीं जाता। कल रात वो मुझसे बोरे उठवाना चाहता था, मैंने मना कर दिया। फिर वो गुस्से में चला गया। भोलाराम का मन कुछ समझने लगा। तो चोर अकेला नहीं था और वो बच्चा छोटू नहीं, शायद भीम ही उसे साथ लाया था। उसने धीरे से पूछा, लल्लू तूने कुछ देखा? लल्लू बोला, हाँ काका, उन्होंने बोला था साहूकार ने ब्याज नहीं दिया, अब हम उसका अनाज लेंगे। मैं डर गया, भाग आया। भोलाराम ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। डर मत बेटा, सच्चाई बोलना चोरी से बड़ा काम है। वो बोरा लेकर चौपाल लौटा। लोग अब तक जमा हो चुके थे। धनिया काका बोले, अरे भोलाराम, अब तो मान ले कि तू बूढ़ा हो गया है। 3 रात से कुछ पकड़ नहीं पाया। वो मुस्कुराया, काका, जो दिखता है वो पकड़ा नहीं जाता, जो छिपा है वही असली होता है। आज रात चोर नहीं, उसकी चाल पकड़ूंगा। काका बोले, और वो तू डंडे के बिना कैसे करेगा? भोलाराम ने अपनी लालटेन ऊंची उठाई। इससे जब रोशनी सही जगह पड़ेगी तो साया खुद गिर जाएगा। वो वापस उसी जगह गया जहां कल रात दोनों साए थे। वहां उसने चावल के कुछ दाने छिड़क दिए। रात में जिस रास्ते से हवा गुजरेगी, चोर वहीं से आएगा। फिर उसने मंदिर की घंटी की रस्सी दीवार के पास लटका दी, इतनी ढीली कि हल्की सी खिंचते ही बच जाए। अब शोर नहीं, बस इशारा चाहिए, उसने कहा। शाम ढल रही थी। लाल आसमान धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। गांव के बच्चे घर लौट चुके थे और बस दियों की टिमटिमाहट बाकी थी। भोलाराम चौपाल के कोने में बैठा आंखें बंद कर सोच रहा था, चोरी की वजह पैसा नहीं, भूख है, पर सजा तो चोरी की होगी। अब यह समझना होगा कि असली दोषी कौन है, हाथ या मजबूरी। उसने लालटेन जलाई और लौ के पार देखा। दिए की परछाई जमीन पर लंबी खिंच गई थी, बिल्कुल वैसी जैसी कल रात देखी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, रात फिर हंसेगी, पर इस बार मैं पहले से तैयार हूं। वो उठकर मंदिर की तरफ चला गया। आसमान में तारे चमकने लगे थे। हवा में फिर वही सरसों तेल की गंध घुलने लगी। वो बोला, मतलब खेल शुरू हो चुका है और अब चाल मेरी होगी। सूरज डूब चुका था। आसमान में गेरुआ रंग फैला हुआ था, जैसे दिन खुद किसी रहस्य में डूब गया हो। भोलाराम चौपाल की पुरानी बेंच पर बैठा था।
उसकी लालटेन की लौ अब नीली सी हो चली थी। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं गांव के कुत्ते भूंक रहे थे। वो हमेशा तब भूंकते जब कुछ होने वाला होता। गांव में अब सबको पता चल चुका था कि चोर फिर आने वाला है। लोग दरवाजे बंद करने लगे, ताले कसने लगे। किसी ने दिया बुझाया तो किसी ने चूल्हे की आंच और तेज कर दी। लेकिन भोलाराम को ये सब देखकर मुस्कान आ गई। भय फैलाना आसान है, उसने सोचा, पर भरोसा जगाना मुश्किल। वो उठा और मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पीपल के नीचे खड़ा होकर उसने अपनी लालटेन जमीन पर रख दी और मिट्टी से एक गोल निशान बनाया। फिर अपने खुरदरे हाथों से उस पर धूल फेंकी और बोला, अब यही मेरा पहरा होगा। डंडे से नहीं, चाल से। थोड़ी देर बाद धनिया काका आए। अरे भोलाराम, फिर वही खुराफात शुरू? अरे अब तो उम्र हो गई रे। भोलाराम हंस पड़ा। काका, उम्र नहीं बढ़ती, बस समझ बढ़ती है। अब चोर को मारकर नहीं पकड़ूंगा, सोचकर पकड़ूंगा। काका बोले, अरे तो सोच से चोरी रुकेगी क्या? भोलाराम ने कहा, रुकेगी नहीं काका, लेकिन खुद चोर अपनी गलती दिखाएगा। उसने मंदिर की घंटी की रस्सी थोड़ी और ढीली की और पीपल की सूखी टहनियों से छोटे छोटे सुनने वाले फंदे बनाए। टहनी जब हिलेगी तो सरसराहट होगी और उसे पता चल जाएगा कौन सी दिशा में कदम बढ़े हैं। पास के कुएं की जंजीर को उसने थोड़ा सा बाहर खींचा ताकि जब कोई वहां से गुजरे तो हल्की सी आवाज आए, इतनी कम कि सिर्फ उसके कान सुने, किसी और को नहीं। वो बड़बड़ाया, अब रात बोलेगी और मैं सुनूंगा। शाम ढल चुकी थी। गांव के बच्चे अपने घरों में घुस चुके थे और हवा में अब सिर्फ धुएं और रोटी की महक थी। भोलाराम ने अपना डंडा दीवार के पास रख दिया। धीरे से बोला, आज तेरा काम नहीं, आज मेरा दिन है। रात गहराने लगी। चौकीदार का चेहरा लालटेन की रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखें एक एक दिशा देख रही थीं, मंदिर का पिछला रास्ता, कुएं का किनारा और साहूकार की दुकान का पिछला दरवाजा। हर जगह उसने अपने निशब्द पहरेदार छोड़ रखे थे, रस्सी, टहनियां और हवा की दिशा। करीब आधी रात का वक्त होगा। अचानक दूर से एक पायल की बहुत हल्की खनक आई। भोलाराम के कान तने। वो धीरे से फुसफुसाया, आ गई तू फिर। लालटेन की लौ उसने हथेली से ढक ली। अंधेरे में अब बस हवा और उसकी सांसें थीं। पीपल की टहनियां हिलीं। सरसराहट आई, मगर इस बार कुछ अलग, जैसे दो लोग नहीं, तीन थे। भोलाराम ने मिट्टी पर कदम टिकाए और बोला, अब तो खेल मजेदार हो गया। उसने धीरे से अपनी जेब से कुछ चावल के दाने निकाले और उन्हें जमीन पर गिराया। चलो देखूं, हवा आज किस ओर बह रही है। दाने एक ही दिशा में खिसक गए, कुएं की तरफ। वो मन ही मन मुस्कुराया, यानी वही पुराना रास्ता। अब वो झुककर जमीन पर बैठ गया। पास के दिए की हल्की लौ से जमीन देखी। रेत पर उंगलियों की लकीरें खींची थीं, मतलब किसी ने बोरा खींचा था। उसने दीवार से टिककर फुसफुसाया, भीम, तू सोचता है मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर मैं हवा का भी हिसाब रखता हूं। अचानक कुएं की जंजीर हिली, छन्न। बस इतनी आवाज कि उसके कानों तक पहुंची। वो वहीं से बोला, आ गए दोनों, अब चाल उल्टी चलेगी। उसने मंदिर की घंटी की रस्सी हल्के से खींची। ध्वनि इतनी कोमल कि गांव नहीं, पर जानवर जरूर जाग गए। कुत्ते भौंकने लगे और सायरों की दिशा बताने लगे। भोलाराम ने सोचा, अब बस एक कदम और। साये कुएं के पास पहुंचे, बोरे उठाए और भागने लगे, पर जैसे ही आगे बढ़े, उनके कदमों के नीचे सरसों के दाने बिखरे, तेल लगे हुए, फिसलन भरे। धप, दोनों गिर पड़े। कोई चोट नहीं, बस डर। भोलाराम ने दिए की लौ जलाई और धीरे से बोला, देखा, डंडा नहीं चला, दिमाग चला। वो दोनों जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। भोलाराम उनके पास गया, पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक सख्त पर नरम आवाज, अब बताओ चोरी क्यों की? लंबे वाले ने चेहरा छिपाया, हम भूखे थे, मालिक ने दिहाड़ी नहीं दी। भोलाराम ने कहा, भूख चोरी नहीं होती बेटा, लेकिन झूठ उसका रास्ता बन जाती है। उसने दोनों को उठाया और कहा, चलो अब पंचायत में चलकर बात करेंगे। फिर वो डंडा उठाकर बोला, देखा, डंडा सिर्फ दिखाने के लिए था। चोर को मारकर नहीं, सोचकर पकड़ा जाता है। गांव के कोनों से दिए जल उठे। हर घर की खिड़की से रोशनी बाहर आई। भोलाराम की चाल काम कर चुकी थी। गांव अब डर से नहीं, भरोसे से जाग रहा था। आसमान में चांद फिर बादलों से निकला। भोलाराम ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। कभी कभी चांद भी चौकीदारी करता है, बस वो दिया आसमान पर जलाता है। उस रात उसने पहली बार अपने डंडे को जमीन पर टेकी दी और कहा, अब इसकी जरूरत नहीं, अब से डंडा नहीं, दिमाग चलेगा। अगली शाम गांव फिर पहले जैसी लग रही थी, लेकिन जो भोलाराम के मन में चल रहा था वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। दिन ढल चुका था, आसमान पर लाल धूप फैल रही थी और गांव के चारों कोनों से धुएं के पतले गुबार उठ रहे थे। हर घर में चूल्हे जल चुके थे, पर चौकीदार का चूल्हा अब भी ठंडा था। वो अपने आंगन में खाट पर बैठा था, हाथ में पुराना तेल का दीपक,
आंखों में वही रात का नक्शा। पास से सीता, उसकी पत्नी नहीं, गांव की औरत गुजरी। बोली, भोलाराम काका, आज भी रात जागना है क्या? इतनी ठंड में कहाँ तक? भोलाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक चांद आसमान में है चौकीदार को नींद हराम है। और उसने उस दीपक की लौ को अपनी हथेली से ढक लिया। इस लौ की तरह मेरी चौकीदारी भी बिना शोर के होती है। धीरे धीरे गांव पर अंधेरा छा गया। लोग दरवाजे बंद करने लगे, बच्चे सो गए, कुत्ते अपनी पूंछ गोल करके बैठे हुए थे। बस चौपाल का कोना ही रोशनी में था। वहीं बैठा था भोलाराम, जिसके चेहरे पर ठंड से नहीं, इरादे से सख्ती थी। पीपल का पेड़ गांव के बीचों बीच था, वही जहां से कल रात चोरों के कदम गुजरे थे। उसकी छाया इतनी गहरी थी कि उसमें अगर कोई खड़ा हो जाए तो खुद को भी मुश्किल से पहचान पाए। भोलाराम बोला, यही जगह सही है। उसने मिट्टी में घुटने टेक दिए और अपने छोटे से झोले से सामान निकाला। एक पुराना घंटा, कुछ सूखी टहनियां और सरसों के बीज। फंदा नहीं बनाऊंगा, उसने खुद से कहा, बस हवा को ऐसा मोड़ दूंगा कि चोर खुद अपनी गलती बता दे। वो धीरे धीरे काम में जुट गया। पहले उसने पीपल की निचली डाल पर पुराना घंटा बांधा, इतना ढीला कि हवा में नहीं, सिर्फ झटके में बजे। फिर उसने जड़ों के पास सूखी टहनियां बिखेर दी, जो किसी के कदम पड़ते ही हल्की टक की आवाज करें। उसने सरसों के बीज जमीन पर छिड़के, इन पर चलने वाला अपनी चाल का निशान छोड़ जाएगा। धीरे से उठा, मिट्टी झाड़ी और कहा, अब रात तय करेगी कि कौन किसके साथ है, चोर अंधेरे के या मैं पीपल के। कुछ ही देर में आसमान में बादल घिर आए। हवा चलने लगी और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं। भोलाराम ने लालटेन बुझा दी। बस दीपक की हल्की लौ उसके चेहरे पर नाच रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर कान हर आवाज पकड़ रहे थे। कुत्ते की भौंक, कुएं की जंजीर का हिलना, हवा का रुख। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव सो चुका था। अब बस चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा था। भोलाराम पीपल की जड़ों के पास बैठा था। लाठी उसके बगल में टिकाई थी, पर हाथ उसकी ओर नहीं गए। वो बुदबुदाया, डंडा बाद में, दिमाग पहले। अचानक कहीं से एक हल्की सरसराहट हुई। वो नहीं हिला, बस सांस रोक ली। फिर एक आवाज, सावधान रहना, आवाज मत करना। भोलाराम मुस्कुराया, वही दो साए। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले कदम से सूखी टहनी टक बोली, पर हवा ने वो आवाज दबा दी। दूसरे कदम के साथ सरसों के बीजों पर हल्की चरमराहट हुई। भोलाराम ने मन में कहा, अब तू वहीं आ रहा है जहां मैं चाहता हूं। पहला साया बोला, जल्दी कर रे, देर हो रही है। दूसरा फुसफुसाया, रात भारी है, कुछ अजीब लग रहा है। डर मत, चौकीदार बूढ़ा है, सो गया होगा। भोलाराम ने खुद से कहा, अरे बेटा, ये बूढ़ा तो हवा की नींद में भी जागता है। वे पीपल के नीचे पहुंचे और जैसे ही बोरा उठाने को झुके, भीतर से हवा का तेज झोंका आया। पेड़ की डाल हिली और घंटा टनन बज उठा। दोनों चोर जड़ हो गए। पहला बोला, किसी ने देखा। दूसरा बोला, ये हवा थी शायद। पर तभी कुएं की जंजीर भी हिली छन्न। अब उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। भोलाराम ने वहीं से हल्के स्वर में कहा, अरे हवा भी आजकल चौकीदारी करने लगी है क्या? दोनों साए जड़ हो गए। पहला बोला, कौन है? भोलाराम आगे बढ़ा। दीपक की लौ अब उनके चेहरों पर थी। मैं हूं, वो चौकीदार जिसे तुम सोया समझते हो। चोरों के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो दोनों धीरे धीरे पीछे हटे, पर पीपल की टहनियों में फंस गए। भोलाराम ने हंसकर कहा, देखा, फंदा नहीं लगाया फिर भी फंस गए। फिर उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हें पकड़ा नहीं, रोका है, क्योंकि चोरी की सजा डंडा नहीं, शर्म होती है। अब चलो, कल पंचायत में मिलेंगे। दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए। भोलाराम ने दीपक उठा लिया और आसमान की ओर देखा। बादल छट चुके थे, चांद निकल आया था। उसने कहा, देखो, रात मुस्कुरा रही है, क्योंकि आज डंडा नहीं चला, पर न्याय हुआ। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ चौपाल की तरफ गया। हवा अब हल्की थी और पीपल की पत्तियां फिर शांत हो चुकी थीं। सिर्फ वो घंटा अब भी हिल रहा था, हर झोंके के साथ याद दिलाता हुआ कि चौकीदार ने आज रात बिना शोर के जीत ली थी। सुबह की हवा में कुछ अलग था। गांव जाग चुका था, पर माहौल में अब भी रात की थकान बाकी थी। पीपल के नीचे वो जगह जहां कल रात चोरी का खेल हुआ था, अब शांत थी। भोलाराम ने वहीं खड़े होकर मिट्टी पर नजर डाली। कदमों के निशान अब धुंधले हो चुके थे, लेकिन उसकी याद में वो रास्ता साफ था, जैसे किसी ने दिमाग में उकेर दिया हो। धनिया काका वहीं आए, हाथ में लोटा लिए। अरे भोलाराम, फिर तू रात भर जागता रहा? अब तो चोरों को पकड़ लिया ना? भोलाराम मुस्कुराया। काका, चोर को पकड़ना आसान है, पर चोरी की वजह को पकड़ना मुश्किल। काका हंस पड़े। बातें तो ऐसी करता है जैसे पंडित बन गया हो। अब बता, आज की रात क्या करेगा? भोलाराम ने कहा, आज की रात मेरी नहीं, गांव के कुत्तों की होगी। काका हैरान, कुत्ते? भोलाराम बोला, हाँ, वो पहले जान लेते हैं कि खतरा आने वाला है। रात में जब वो एक साथ नहीं,
बारी बारी से भौंकते हैं तो समझो कोई अनजान साया घूम रहा है। काका ने सिर खुजाया। मतलब तू अब चौकीदारी जानवरों से करवाएगा? भोलाराम ने कहा। जानवर डंडा नहीं रखते, पर उनका भरोसा सच्चा होता है। दोपहर तक वो गांव के चारों कोनों में घूमता रहा। कुत्तों को नाम से पहचानता था। किसी का नाम कालू, किसी का भूरा, किसी का टिल्लू। हर एक के कान की हलचल, पूंछ की चाल और भौंक की दिशा भोलाराम की किताब थी। जहां कालू रात में ज्यादा भौंकता, वहां कुछ न कुछ जरूर होता। शाम ढलते ही उसने अपनी चाल तैयार कर ली। लालटेन में तेल भरा, सरसों के बीज जेब में रखे और मंदिर की रस्सी को फिर थोड़ा ढीला छोड़ा। फिर जाकर चौपाल पर बैठा और बोला, आज रात आवाजें सुननी है, जवाब नहीं देना। गांव धीरे धीरे नींद में डूब गया। बस दूर कहीं बैलों की घंटियां और कुएं से आती पानी की बाल्टी की ठक ठक। अचानक कुत्ते भौंकने लगे, पहले कालू, फिर भूरा, फिर टिल्लू। तीनों की भौंक एक लय में नहीं थी, जैसे कोई अनजान चाल हर ओर घूम रही हो। भोलाराम ने तुरंत लालटेन की लौ धीमी की। उसने दिशा पकड़ी, भूरा पूर्व की ओर, टिल्लू दक्षिण में और कालू मंदिर की तरफ देख रहा था। मतलब तीनों का डर एक ही है, पर रास्ते अलग हैं। वो उठा, बिना आवाज किए मंदिर की दिशा में बढ़ा। पीपल के नीचे हवा फिर वही पुरानी सरसराहट ला रही थी। भोलाराम ने चारों ओर देखा, कुछ नहीं। फिर दूर से कुएं की जंजीर हिली। छन्नन। वो जानता था, जंजीर हवा से नहीं हिलती। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवार के कोने से झांका, दो परछाइयां फिर वहीं थीं। पर इस बार कुछ अलग था। उनके साथ एक तीसरा साया भी था। भोलाराम की आंखें चौड़ी हुईं। तीसरा साया लंबा था और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, शायद एक लाठी। वो फुसफुसाया, तीसरा कौन है? पहला साया बोला, जल्दी कर, ठाकुर साहब ने कहा है, बस यही रात है। भोलाराम का दिल धड़क उठा। ठाकुर का नाम? तो क्या ये चोरी सिर्फ अनाज की नहीं, किसी योजना का हिस्सा थी? उसने वहीं से अपनी चाल चली। पास के पत्थर को धीरे से धकेला। वो लुढ़ककर जमीन से टकराया। ठक। तीनों साये पलटे। चांद बादलों के पीछे से निकला और उनके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ी। भोलाराम ने देखा, पहले दो वही थे, छोटू और भीम, पर तीसरा ठाकुर का नौकर हरिराम। भोलाराम मन में बुदबुदाया, अब समझ आया, ये चोरी भूख की नहीं, बदले की है। तीनों भागने लगे। कुत्तों की भौंक अब चारों दिशाओं से गूंज रही थी। भोलाराम ने शोर नहीं मचाया, बस मंदिर की रस्सी खींची, घंटी बजी, टन्नन। सारे गांव की नींद टूट गई। लोग टॉर्च, दिए और डंडे लेकर बाहर निकले। कुत्तों ने राह दिखाई। कालू कुएं की तरफ भागा, भूरा तालाब की और टिल्लू सीधे दुकान के पीछे। भोलाराम चुपचाप पीछे चला। भीम और छोटू पहले ही भाग चुके थे, पर हरिराम दीवार फांदते वक्त फंस गया। उसकी लाठी वहीं गिर गई और उसी में से एक कागज निकला। भोलाराम ने उठाया। उस पर लिखा था, साहूकार से हिसाब बराबर करना है, आदेश ठाकुर का। गांव वाले जुट गए। काका बोले, अरे ये क्या है भोलाराम? भोलाराम ने कहा, ये चोरी नहीं थी, ये हिसाब था, जिसे दूसरों के हाथों करवाया जा रहा था। धीरे धीरे भीम और छोटू भी पकड़े गए। भोलाराम ने उन्हें देखा, तुम्हें इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब सच्चाई तुमसे ही निकलेगी। छोटू रोते हुए बोला, काका, हमसे गलती हुई, लेकिन ठाकुर ने कहा था, अनाज उसका था, बस वापस लाना है। भोलाराम ने गहरी सांस ली। अब समझ गया, असली चोर वो नहीं जो चोरी करता है, वो है जो चोरी करवाता है। सवेरा होने लगा था। गांव की गलियों में हल्की धूप उतर आई थी। कुत्ते अब शांत थे, जैसे अपना काम पूरा कर चुके हों। भोलाराम ने कालू के सिर पर हाथ रखा। अरे रे, तू ही तो असली चौकीदार निकला। फिर आकाश की ओर देखकर बोला, आज रात आवाज कुत्तों की थी, पर बात समझने वाला इंसान था। वो मुस्कुराया और चौपाल की तरफ चला गया। हवा में अब डर नहीं, सुकून था, क्योंकि चौकीदार ने फिर एक बार बिना डंडे सिर्फ समझ से जीत ली थी। सुबह की धूप गांव के चौपाल पर ऐसे बिखरी थी जैसे रात भर की ठंडक को मिटाने आई हो। लेकिन चौपाल का माहौल आज कुछ अलग था। लोग एक साथ जमा थे, हर चेहरे पर सवाल था, हर आंख भोलाराम की ओर टिक गई थी। बीच में गांव की पुरानी लकड़ी की चौकी रखी थी, जिस पर तीनों खड़े थे, भीम, छोटू और ठाकुर का नौकर हरिराम। हरिराम की आंखें झुकी हुई थीं, जैसे वो जमीन में गायब होना चाहता हो। भीम और छोटू के चेहरे पर डर नहीं था, अब बस एक बेचैनी थी सच्चाई बताने की। भोलाराम धीरे धीरे चौकी के पास आया। उसकी चाल में शांति थी, पर उसकी नजरें तेज थीं। उसने लालटेन को मेज पर रखा और कहा, इस लालटेन ने कल रात 3 साये देखे थे, 2 इंसान, 1 परछाई। आज उसी तीसरी परछाई का हिसाब लेना है। पंचायत के मुखिया बोले, भोलाराम, अब तू खुलकर बता, मामला क्या है? भोलाराम ने लालटेन की लौ तेज की, फिर कागज का वो टुकड़ा उठाया जो हरिराम की लाठी से गिरा था। ये रहा असली सबूत,
उसने कहा, इसमें लिखा है साहूकार से हिसाब बराबर करना है। आदेश ठाकुर का, मतलब चोरी किसी भूखे की नहीं, किसी अमीर के इशारे पर हुई थी। गांव में हलचल मच गई। लोग आपस में बुदबुदाने लगे, ठाकुर, लेकिन वो तो खुद साहूकार का दोस्त है। अरे कहीं दोनों में झगड़ा तो नहीं? भोलाराम ने सबको शांत किया, शोर मत करो, सच खुद बोलेगा। वो हरीराम के पास गया। हरीराम, तू ठाकुर के यहाँ नौकर है ना? हरीराम ने सिर हिलाया। हाँ चौकीदार काका। तो बता, ठाकुर ने क्या कहा था? हरीराम कांपते हुए बोला, उन्होंने कहा था कि अनाज उनका है। साहूकार ने ब्याज के नाम पर जमीन हड़प ली थी। वो बस अपना अनाज वापस चाहते थे। पंचायत के लोग चौंक गए। मुखिया बोले, मतलब ठाकुर ने चोरी करवाई? भोलाराम ने कहा, हाँ, और उसे चोरी नहीं, न्याय कहा। लोगों की आंखें भोलाराम की तरफ टिक गईं। भोलाराम ने आगे कहा, चोरी चाहे किस नाम पर हो, रहती चोरी ही है। अगर ठाकुर को इंसाफ चाहिए था तो पंचायत से मांगता, पर उसने अंधेरे का रास्ता चुना और अंधेरा हमेशा सजा देता है। भीम आगे बढ़ा, काका, हम तो बस काम के लालच में गए थे। हरिराम ने कहा था, कुछ बोरे उठाने हैं, हमने सोचा मजदूरी मिलेगी। भोलाराम ने उसे देखा, मजदूरी दिलाने वाला अगर अंधेरे में बुलाए तो समझ लेना कि काम नहीं, साजिश है। भीम की आंखों में आंसू थे। काका, हमसे गलती हो गई। भोलाराम ने कंधे पर हाथ रखा। गलती तब होती है जब इंसान सीखना छोड़ दे। अब तुमने देख लिया कि चोरी की कोई वजह बड़ी नहीं होती। मुखिया ने पूछा, अब क्या करना चाहिए भोलाराम? भोलाराम ने गहरी सांस ली। पहले सजा तय नहीं, सबक तय करो, क्योंकि अगर हम आज इन तीनों को सिर्फ मारेंगे या बांध देंगे तो कल दूसरे तीन इन्हीं की जगह लेंगे। फिर वो गांव की भीड़ की ओर मुड़ा। सच्चाई ये है कि हम सब इस चोरी में शामिल हैं, क्योंकि जब गांव में भूख होती है तो चोरी से पहले आंखें मूंद लेने वाले हम ही होते हैं। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दिए की लौ की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। भोलाराम आगे बढ़ा, हरिराम से कहो ठाकुर तक मेरा संदेश पहुंचा दे। अगर इंसाफ चाहिए तो दिन के उजाले में मांगे, क्योंकि रात की परछाई उसका चेहरा भी काला कर देती है। मुखिया ने सिर हिलाया, भोलाराम, तू बूढ़ा जरूर है, पर तेरे जैसे दिमाग से गांव आज भी जिंदा है। लोगों ने तालियां नहीं बजाईं, बस सबकी आंखों में एक इज्जत उतर आई थी। भोलाराम ने कहा, अब इन्हें बांधो नहीं, साहूकार के घर चलो, वहीं ये अनाज रखेंगे, खुले आसमान के नीचे सबके सामने, ताकि चोरी का हिसाब सच्चाई से चुकाया जाए। गांव के लोग साथ चल पड़े। भीम, छोटू और हरिराम सिर झुकाए आगे बढ़े। साहूकार के दरवाजे पर जब अनाज के बोरे रखे गए तो सूरज की किरणें उन पर पड़ीं। भोलाराम ने कहा, देखो यही फर्क होता है, रात में जो चोरी लगता है दिन में वही ईमान बन जाता है। साहूकार दरवाजे से बाहर आया। भोलाराम, ये सब क्या तमाशा है? भोलाराम ने शांत स्वर में कहा, तमाशा नहीं, ठाकुर का आदेश था, पर अब पंचायत का जवाब है। साहूकार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठाकुर का नाम मत लेना, उसके अपने कारण थे। भोलाराम ने कहा, कारण नहीं, लालच थे, और लालच हमेशा डर से पैदा होता है। वो लौटने लगा। गांव वाले उसके पीछे पीछे चल पड़े। कोई बोल नहीं रहा था, पर हर कदम पर लगता था जैसे गांव की आत्मा खुद कह रही हो, आज चौकीदार ने फिर एक चोरी पकड़ी नहीं मिटाई है। जब वो घर पहुंचा, आंगन में धूप फैल चुकी थी। उसने अपना डंडा दीवार से टिकाया और धीरे से बोला, अब गांव थोड़ा सुरक्षित लग रहा है, क्योंकि सच्चाई फिर एक बार जीत गई है। वो थका नहीं था, पर आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से बोझ उतार दिया हो। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां एक चिड़िया उड़ती जा रही थी। धीरे से मुस्कुराकर कहा, देखो, सच की उड़ान कभी नहीं रुकती, बस वक्त लगता है पंख खोलने में। अगले दिन दोपहर तक पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोगों के कानों में बस एक ही बात घूम रही थी, ठाकुर खुद आने वाला है। भोलाराम चौकी के पास बैठा था। सामने लालटेन रखी थी, पर दिन में भी उसका तेल जल रहा था। काका धनिया ने धीरे से कहा, भोलाराम, तूने सच में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। भोलाराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काका, सच बोलना तूफान नहीं होता, बस झूठ के पेड़ की पत्तियां उड़ जाती हैं। तभी दूर से घोड़े की टापें सुनाई दी। गांव के बच्चे भागे। ठाकुर साहब आ गए। सारे लोग रास्ता छोड़कर किनारे खड़े हो गए। ठाकुर की एंट्री वैसी ही थी जैसी हमेशा, सिर पर लाल साफा, आंखों में घमंड और लाठी पर सोने का सिरा। वो सीधे चौपाल की ओर बढ़ा। आसपास सन्नाटा छा गया। भोलाराम ने सिर झुकाकर अभिवादन किया, राम राम ठाकुर साहब। ठाकुर ने ठंडी नजर डाली। भोलाराम, सुना है अब तू पंचायत चलाने लगा है? भोलाराम ने सहज स्वर में कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं तो बस चौकीदारी करता हूँ, गांव की और कभी कभी इंसाफ की भी। लोगों में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। ठाकुर की भौहें सिकुड़ गईं। तो ये सब तमाशा तूने ही किया? मेरे नौकर को पकड़कर मेरे नाम से पंचायत लगा दी? भोलाराम ने शांत आवाज में कहा,
तमाशा नहीं ठाकुर साहब, सच्चाई का पर्दा उठाया है। रात की चोरी में आपका आदेश मिला था। ठाकुर हंस पड़ा। आदेश? हरी राम तो मेरे यहाँ काम करता है, उसकी जेब में कुछ भी लिख सकता है कोई, और तू जैसे चौकीदार उसे पढ़ भी नहीं सकते। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। भोलाराम ने लालटेन की लौ को बढ़ाया। साहब, अगर हम अनपढ़ हैं तो क्या अंधेरा भी झूठ बोलता है? ठाकुर तमतमाकर बोला, क्या कहना चाहता है तू? भोलाराम धीरे धीरे आगे बढ़ा। बस इतना कि आपकी चोरी की वजह आपकी साजिश से बड़ी है। चौपाल में सन्नाटा। भोलाराम ने सबकी ओर देखा और कहा, ठाकुर साहब ने जो किया वो अपने हिसाब से सही था, क्योंकि साहूकार ने उनके खेत गिरवी रखवाए थे। उनका गुस्सा जायज था, पर तरीका गलत। ठाकुर गर्जा, मतलब? भोलाराम बोला, मतलब ये कि जब कोई बड़ा आदमी अंधेरे में उतरता है तो गांव का भरोसा भी डूब जाता है। लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। भोलाराम ने लालटेन उठाई और ठाकुर की तरफ बढ़ा। इस लॉक को देखिए ठाकुर साहब, अगर आप इसमें हाथ डालेंगे तो जलेंगे, लेकिन अगर इससे रोशनी लेंगे तो रास्ता भी मिलेगा। आपने जलने वाला रास्ता चुना। ठाकुर अब चुप था, उसकी सांसें भारी थीं। भोलाराम, तू ये भूल मत जा कि मैं ठाकुर हूं। भोलाराम मुस्कराया। हाँ ठाकुर साहब, आप ठाकुर हैं, पर आज ये गांव गवाह है कि चौकीदार झूठ से बड़ा हो गया। लोगों के बीच से फुसफुसाहट की लहर उठी। कोई कह रहा था, भोलाराम की बात में दम है। कोई बोला, ठाकुर भी अब जवाब नहीं दे पा रहे। ठाकुर ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने जो किया वो अपने खेतों के लिए किया, उसमें गलत क्या है? भोलाराम ने एक पल आंखें बंद की, फिर बोला, गलती तब होती है ठाकुर साहब जब आप अपने खेत की मिट्टी को दूसरों की इज्जत से गंदा कर देते हैं। ये सुनकर चौपाल पर गहरा सन्नाटा छा गया। ठाकुर का चेहरा लाल हो गया, पर उसकी आंखों में झुकाव आ गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है भोलाराम, तूने जो कहा वो सच है, पर याद रखना, तूने आज जो किया उसकी कीमत तुझे भी चुकानी पड़ेगी। भोलाराम ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर साहब, अगर सच्चाई की कीमत देनी पड़ी तो मैं रोज दूंगा खुशी से। वो लौ की ओर देखकर बोला, ये लौ बुझती नहीं, बस जलने की जगह बदल लेती है। ठाकुर एक पल के लिए कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी, देख लेंगे चौकीदार, और घोड़े पर बैठकर चला गया। लोग भोलाराम के पास आए। काका, अब तो तू मुश्किल में पड़ जाएगा। भोलाराम हंसा, जब डर सच के साथ हो तो मुश्किल भी सलाम करती है। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज अब ढलने लगा था, और धीमे स्वर में कहा, अब असली खेल शुरू होगा। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी, बस एक नई चमक थी जिसमें हिम्मत, समझ और सच्चाई का मेल था। गांव का हर इंसान अब जान चुका था, चौकीदार बूढ़ा है, पर अब अकेला नहीं। रात उतर चुकी थी। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी और बेचैन। गांव के हर घर की बत्ती बुझ चुकी थी, पर भोलाराम के आंगन में अब भी एक लालटेन टिमटिमा रही थी। वो खाट पर नहीं, चौखट पर बैठा था, हाथ में वही पुरानी लाठी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया। ठाकुर ने कहा था कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आज रात वही हिसाब होगा। पास ही से काका धनिया की आवाज आई, भोलाराम, तू अब सो भी जा, सुबह फिर पंचायत है। भोलाराम ने हंसते हुए कहा, काका, नींद तब आती है जब डर ना हो, और मेरे डर तो ठाकुर के घोड़े के साथ भाग गए। काका ने सिर हिलाया और चले गए। सन्नाटा गहरा गया। सिर्फ कुएं से आती पानी की बाल्टी की ठक ठक और नीम के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। भोलाराम ने लालटेन की लौ थोड़ी कम की और दीवार पर पड़ती अपनी परछाई को देखा। कभी कभी साया भी साथ छोड़ देता है, उसने कहा, पर आज की रात ये साया ही साथी बनेगा। रात के करीब 11 बजे दूर कहीं से घोड़े की टापें सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज नजदीक आई, पहले 1, फिर 2, फिर 3 घोड़े। भोलाराम ने मुस्कुराते हुए लाठी उठाई। आ गए ठाकुर के सिपाही। वो खाट से उठा, धीरे धीरे अपने आंगन की बत्ती बुझाई और बाड़े के पीछे जाकर झुक गया। घोड़ों की टापें अब उसके दरवाजे पर थीं। एक भारी आवाज आई, दरवाजा खोल भोलाराम, ठाकुर साहब ने भेजा है। भोलाराम चुप रहा। दूसरी आवाज आई, सुनता नहीं क्या, निकाल बाहर, और अगले ही पल लाठी से दरवाजे पर चोट पड़ी। ठक। दरवाजा खुला नहीं, क्योंकि भोलाराम ने अंदर से बांस का सहारा लगा रखा था। पहला सिपाही बोला, लगता है भाग गया बूढ़ा। दूसरा बोला, नहीं, लालटेन अभी जली है। तीनों अंदर घुस आए। लालटेन की लौ अब मध्यम थी, आंगन खाली लग रहा था। एक बोला, इधर होगा कहीं, चलो बांटकर देखते हैं। पहला सिपाही कुएं की तरफ गया, दूसरा गौशाले की तरफ और तीसरा अंदर कमरे में। भोलाराम ने पीछे से हल्की मुस्कान दी, क्योंकि वही तो चाहता था कि वो अलग अलग हों। कुछ देर बाद एक आवाज आई, कुछ नहीं मिला। दूसरा बोला,
यहाँ भी नहीं। तीसरा कमरे से चिल्लाया, अरे ये देखो, दीवार पर लिखा है। सभी दौड़े अंदर। दीवार पर लाल मिट्टी से लिखा था, जो सच्चाई से डरता है वो अंधेरे में खुद को ढूंढता है। सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहला बोला, ये बूढ़ा पागल है। दूसरा हंसा, या बहुत चालाक। इतने में अचानक दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। तीनों चौंक गए। पहला चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर से भोलाराम की आवाज आई, डर मत बेटा, बस सच्चाई को बंद कर रहा हूं। सिपाही बोले, दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। भोलाराम हंस पड़ा, तोड़ दो, पर याद रखना दीवारें टूटती हैं, भरोसा नहीं। उन्होंने दरवाजे पर चोट की, पर लकड़ी इतनी मजबूत थी कि बस गूंज हुई। भोलाराम बाहर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे मालूम हो कि हर चाल का अंत आने वाला है। फिर वो बोला, ठाकुर के सिपाहियों, ये चौकीदार न भागता है न छिपता है, बस सिखाता है कि डर का जवाब डंडे से नहीं, दिमाग से देना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खोल दिया। तीनों बाहर आए, पसीने से भीगे हुए, और सामने वही बूढ़ा चौकीदार जिसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी। पहला बोला, तू डरता नहीं क्या? भोलाराम ने कहा, डर तो तब लगता है जब इंसान गलत करता है, मैं तो बस सच्चाई की रखवाली करता हूं। तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर पहला बोला, ठाकुर ने कहा था तुझे सबक सिखाना है। भोलाराम मुस्कुराया, सिखाओ ना, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हें भेजा गया या तुम खुद आए? वो लोग चुप रहे। भोलाराम आगे बढ़ा, देखो बेटा, हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक जो डर बनकर जीता है और दूसरा जो सच्चाई बनकर मरता है। अब बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? सिपाहियों की आंखें झुक गईं। दूसरे ने धीमी आवाज में कहा, काका, ठाकुर ने हमसे कहा था बस डर दिखाओ, लेकिन तू तो डराने लायक नहीं। भोलाराम हंस पड़ा, डर तो बच्चों के लिए होता है बेटा, बूढ़ों के पास बस किस्से रह जाते हैं, और मैं वो किस्सा बन चुका हूं। तीनों सिपाही बिना कुछ बोले वापस लौट गए। घोड़ों की टापें धीरे धीरे दूर जाती गईं और फिर बस सन्नाटा बचा। भोलाराम ने आसमान की तरफ देखा। बादल छट चुके थे, चांद साफ था। वो बोला, सच भी चांद की तरह है, छिपेगा जरूर पर मिटेगा नहीं। वो लालटेन के पास गया, उसमें तेल डाला और लौ फिर जलाई। हवा में अब ठंड नहीं थी, बस एक गहरी राहत थी। धीरे से बोला, ठाकुर ने आज डर भेजा था, पर लौटकर उसे यकीन जाएगा कि चौकीदार बूढ़ा है, पर उसके पास अब भी दिमाग जवान है। वो खाट पर बैठा, लाठी पास रखी और आंखें बंद की। पहली बार उसे नींद आई, शांति की, जीत की और आने वाले तूफान की। सुबह की हवा में अजीब सी खामोश आई थी। गांव के बच्चे आज चौपाल के आसपास नहीं खेल रहे थे और औरतें भी अपने घरों से झांक कर देख रही थीं। कहीं दूर से घोड़ों की टापें आ रही थीं। लोग समझ गए, ठाकुर आ रहा है। भोलाराम अपनी खाट पर बैठा था, हाथ में लाठी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। काका धनिया उसके पास आया। भोलाराम, आज तो ठाकुर गुस्से में है, सुना है, साथ में उसके 5 सिपाही भी हैं। भोलाराम मुस्कुराया, गुस्सा हमेशा सच के सामने नंगा दिखता है काका। देखना आज हवा किस तरफ बहती है। धीरे धीरे रास्ते पर धूल उड़ने लगी। पहले घोड़ों की टापें, फिर उनकी परछाई, और कुछ देर में ठाकुर खुद दिखाई दिया, लाल साफा, गले में सोने की जंजीर और आंखों में आग। सारे सिपाही उसके पीछे पीछे। वो सीधे चौपाल के बीच आकर रुका। कहाँ है वो चौकीदार? उसने दहाड़ लगाई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भोलाराम धीरे धीरे खाट से उठा और बोला, यहाँ हूं ठाकुर साहब। जो चौकीदारी करता है वो भागता नहीं, सामने आता है। ठाकुर ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। तू बहुत बोलने लगा है बूढ़े, लगता है अब इस गांव में हुकूमत बदलनी चाहिए। भोलाराम ने शांति से कहा, हुकूमत बदलनी नहीं पड़ती ठाकुर साहब, जब सच्चाई जागती है तो वो खुद बदल जाती है। ठाकुर तमतमाकर बोला, कल रात तूने मेरे आदमियों को डराकर भेजा। कौन होता है तू मुझे चुनौती देने वाला? भोलाराम आगे बढ़ा, मैं तो वही हूं जिसे आप सब चौकीदार कहते हैं, पर असल में मैं इस गांव का आईना हूं, और आईना कभी झूठा नहीं बोलता। लोग धीरे धीरे चौपाल पर जमा होने लगे। औरतें दीवारों के पीछे से झांक रही थीं, बच्चे पेड़ की छांव में खड़े थे। सारे गांव की आंखें अब ठाकुर और भोलाराम पर टिक गई थीं। भोलाराम ने कहा, ठाकुर साहब, आपने मुझे डराना चाहा, पर डर तो उसी को लगता है जो गलत होता है। कल रात आपने अपने आदमी भेजे, पर वो भी सच की आग में जल गए। अब सवाल यह है कि आपकी ताकत कहाँ गई? ठाकुर चिल्लाया, चुप कर बूढ़े, तेरे जैसे लोगों को मैं एक लाठी में सीधा कर दूं। भोलाराम मुस्कुराया, ठाकुर साहब, लाठी से शरीर झुक सकता है, पर सच्चाई नहीं। इतने में साहूकार भी वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि पूरा गांव जमा है। वो आगे आया और बोला, ठाकुर साहब, अब बस भी कीजिए, आपने जो किया वो सब जानते हैं। भोलाराम ने इस गांव को डर से आजाद किया है। ठाकुर ने साहूकार की तरफ देखा।
तू भी मेरे खिलाफ? साहूकार ने कहा। नहीं ठाकुर, मैं अब अपने खिलाफ नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने भी सालों तक इस गांव को लूटा है। आज इस बूढ़े चौकीदार ने मुझे इंसान बना दिया। ये सुनकर ठाकुर के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मारा हो। उसकी आंखों की आग बुझने लगी। भोलाराम ने कहा, देखा ठाकुर साहब, यही सच्चाई है। आपके पास ताकत थी, पर भरोसा नहीं, और जब भरोसा मर जाता है तो ताकत भी मिट्टी बन जाती है। ठाकुर कुछ पल चुप रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज धीमी थी। भोलाराम, तू जीत गया। भोलाराम बोला, नहीं ठाकुर साहब, मैं नहीं जीता। जीता है वो सच जो हर दिल में था, पर बोलने से डरता था। लोगों ने पहली बार ठाकुर को ऐसे देखा। गर्व टूट चुका था, चेहरा झुका हुआ था। वो धीरे से उठा और बोला, भोलाराम, अब तू इस गांव की चौकीदारी नहीं करेगा, अब तू इस गांव की इज्जत संभालेगा। गांव में तालियों की गूंज उठी। बच्चे हंसने लगे, औरतों के चेहरों पर राहत थी। भोलाराम ने बस इतना कहा, गांव की इज्जत मैं नहीं संभालूंगा, अब ये सब संभालेंगे, क्योंकि चौकीदार एक होता है पर सच्चाई सबकी होती है। ठाकुर ने अपनी लाठी जमीन पर रखी और बोला, तू बूढ़ा है, पर तेरे जैसा दिल मैंने कभी नहीं देखा। शायद इसी को असली ताकत कहते हैं। भोलाराम ने सिर झुकाकर कहा, ताकत हमेशा वो नहीं होती जो बांटती है, कभी कभी वो होती है जो जोड़ती है। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। ठंडी हवा अब गर्म लग रही थी। भोलाराम ने अपनी लाठी उठाई और कहा, अब चलो भाई, खेत भी देखने हैं, और आज पहली बार चौकीदारी चैन से करनी है। गांव वाले हंस पड़े। लोगों ने उसके चारों तरफ घेरा बना लिया। किसी ने उसका हाथ चूमा, किसी ने पांव छुए। बच्चे पीछे से चिल्ला रहे थे, भोलाराम चाचा की जय। भोलाराम मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज अब पूरा खिल चुका था, और धीरे से बोला, ठाकुर हारा नहीं, बस इंसान बन गया। वो लाठी टिकाकर घर की ओर चल पड़ा। पीछे पूरा गांव उसके साथ था, जैसे चौकीदार नहीं, अपना रखवाला घर लौट रहा हो। सूरज सिर पर था, पर हवा अब ठंडी थी। गांव का चौपाल आज फिर सजा हुआ था। चारों तरफ चरपाइयां बिछी थीं। बीच में मिट्टी का छोटा सा मंच बनाया गया था, और उस पर रखी थी एक पुरानी पगड़ी जो आज किसी मुकुट से कम नहीं लग रही थी। लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे। बच्चे फूल तोड़कर ला रहे थे, और औरतें गुड़ चाय बना रही थीं। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर वो मुस्कान सिर्फ खुशी की नहीं थी, वो राहत की थी, उस डर के खत्म होने की जो सालों से छिपा बैठा था। भोलाराम अपने घर से निकला। वो आज भी वही पुरानी धोती पहने था, पर चाल में एक अजीब सी रोशनी थी। उसके चेहरे की झुर्रियां भी जैसे कहानी सुनाना चाहती थीं। काका धनिया ने देखा और कहा, अरे भोलाराम, आज तो तू राजा लग रहा है। भोलाराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काका, मैं तो वही चौकीदार हूं, बस आज रात नींद आई है। वो धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ा। लोगों ने जगह बना दी, और बच्चे उसके आगे आगे चलते हुए फूल बिखेरने लगे। मंदिर की घंटियां बज उठीं, और हवा में एक ऐसी शांति थी जो किसी जीत के बाद ही महसूस होती है। मुखिया खड़ा हुआ और बोला, आज का दिन सिर्फ गांव का नहीं, हमारी आत्मा का दिन है। आज हम उस आदमी को सम्मान देने जा रहे हैं जिसने बिना लाठी उठाए इंसाफ कर दिखाया। सबकी नजरें भोलाराम पर टिक गईं। मुखिया ने आगे कहा, भोलाराम, तूने सिर्फ चोरी पकड़ी नहीं, सच्चाई को जिंदा किया है। हम सब डरते थे ठाकुर से, पर तूने दिखाया कि डर के सामने भी सच्चाई झुकती नहीं। लोगों ने तालियां बजाईं। किसान, मजदूर, बच्चे सब अपने दिल से बजा रहे थे, जैसे हर थपकी कह रही हो, ये हमारी जीत है। भोलाराम ने धीरे से कहा, मुखिया जी, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैं तो बस वही करता रहा जो मेरा काम है, रातों को जागना और सच्चाई की रखवाली करना। फर्क इतना था कि इस बार अंधेरा इंसानों के दिल में था और मुझे उसे बुझाना था। साहूकार आगे आया। वो जिसने कभी ब्याज के नाम पर लोगों का खून चूसा था, आज झुका हुआ था। उसने कहा, भोलाराम, तूने मेरी आंखें खोल दी। पहली बार लगा कि पैसा नहीं, इज्जत असली दौलत होती है। भोलाराम ने हल्के से मुस्कुराया। कभी कभी सच्चाई भी ब्याज देती है साहूकार जी, बस वक्त पर चुकानी आती होनी चाहिए। भीम और छोटू भीड़ में खड़े थे। उनकी आंखों में शर्म नहीं, गर्व था। भीम बोला, काका, तेरी वजह से हम चोर नहीं, दोबारा इंसान बन गए। भोलाराम ने कहा, बेटा, गलती करना पाप नहीं, गलती से न सीखना असली पाप है। इतने में ठाकुर भी वहां आ पहुंचा। गांव वालों के बीच सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे, अब क्या होगा। ठाकुर सीधा आगे बढ़ा, और सबकी हैरानी के बीच उसने अपने साफे से लाल रुमाल निकाला और भोलाराम के पैरों में रख दिया। भोलाराम, उसने कहा, मैंने ताकत से जीतने की कोशिश की, पर तूने सच्चाई से हरा दिया। आज मुझे समझ आया, इज्जत बंदूक से नहीं, भरोसे से मिलती है। लोगों की आंखें नम हो गईं। मुखिया ने पगड़ी उठाई और भोलाराम के सिर पर रख दी। पूरा गांव जय के नारों से गूंज उठा।
बच्चे उछलने लगे और औरतें ऊपर से चावल बरसाने लगीं। भोला राम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसने कहा, भाइयों बहनों, ये पगड़ी मेरी नहीं, हमारी है, क्योंकि जब गांव एक साथ खड़ा होता है तो कोई ठाकुर, कोई चोर, कोई डर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने आसमान की तरफ देखा। नीला आसमान साफ था, जैसे बादलों ने भी झुककर सलाम किया हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, उसने कहा, पर अब इस गांव को चौकीदार की नहीं, अपने जमीर की जरूरत है। वादा करो, अब कभी डर के कारण चुप नहीं रहोगे। भीड़ में से एक जवान किसान बोला, काका, अब तू आराम कर, अब गांव की रखवाली हम करेंगे। भोलाराम मुस्कुराया, बस यही तो चाहता था बेटा, कि अब चौकीदारी डंडे से नहीं, दिल से हो। मुखिया ने पास रखे पीतल के लोटे में पानी उठाया और भोलाराम के सिर पर डाल दिया। सबने एक स्वर में कहा, भोलाराम अमर रहे। उस पल गांव की हवा में कुछ पवित्र घुल गया था। कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ अपनापन था जो सालों बाद वापस लौटा था। शाम होते होते गांव की गलियों में दिए जल उठे। बच्चे खेल रहे थे, औरतें गा रही थीं। भोलाराम अपने घर लौटा, लाठी दीवार से टिकाई और लालटेन के पास बैठ गया। लौ को देखा और बोला, अब सच्चाई की रखवाली गांव करेगा और मैं अब चैन से सो सकता हूं। उसने आंखें बंद की। चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी ने सदियों पुराना बोझ उतार दिया हो। लालटेन की लौ हिल रही थी, पर बुझ नहीं रही थी, जैसे भोलाराम की आत्मा कह रही हो, जब तक एक ईमानदार दिल धड़कता रहेगा, चौकीदार जिंदा रहेगा। रात धीरे धीरे उतर रही थी। गांव की गलियों में दियों की लौ थिरक रही थी और हवा में ठंडक के साथ शांति थी। हर घर के दरवाजे बंद थे, पर एक दरवाजा अब भी खुला था, भोलाराम का। वो अपनी खाट पर बैठा था। लाठी दीवार से टिकाई हुई थी, लालटेन उसके सामने रखी थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा। चांद पूरा था, वही पुराना साथी जिसे वो हर चौकीदारी की रात गिनता आया था। कितनी रातें देखी तूने, उसने खुद से कहा, कभी डर की, कभी ठंड की, कभी आंसू की, पर आज की रात कुछ और है। काका धनिया का बेटा मुन्ना दौड़ता हुआ आया। काका, आज तो तू सो जा, अब गांव की रखवाली हम करेंगे। भोलाराम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। मुन्ना, रखवाली सिर्फ डंडे से नहीं होती, दिल में भी होनी चाहिए, और जब तक गांव के हर बच्चे के दिल में डर नहीं होगा, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। मुन्ना हंस पड़ा। फिर तो तू कभी नहीं सोएगा काका, भोलाराम ने कहा। अगर मेरी नींद से गांव जागता रहे तो मुझे जागते रहना ही पसंद है। रात और गहरी हो गई। हवा में ठंड बढ़ रही थी और दूर कहीं कुत्ते की हल्की भौंक सुनाई दी। भोलाराम ने लालटेन उठाई और दरवाजे की चौखट से बाहर निकल आया। गली में सन्नाटा था, बस उसके कदमों की आहट थी। वो धीरे धीरे चौपाल की ओर चला, जहां कभी चोरी हुई थी, जहां उसने घंटा बांधा था, जहां पहली बार डर पर जीत हासिल की थी। वो रुका, पीपल के पेड़ के नीचे देखा। घंटा अब भी वहीं लटक रहा था, थोड़ा जंग खा चुका, पर उसकी गूंज अब भी जिंदा थी। देख पीपल, उसने धीरे से कहा, तेरी छांव में कितनी रातें गुजारी हैं मैंने। कभी तू गवाह था डर का, आज तू गवाह है सुकून का। हवा के झोंके से घंटा हल्का हिला, टन्नन। भोलाराम मुस्कुराया, हाँ समझ गया, तू भी जाग रहा है। वो वहीं चौकी के पास बैठ गया, लाठी जमीन में गाड़ दी और लालटेन को अपने पास रख लिया। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे किसी के सांसों से ताल मिला रही हो। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, काका, अभी तक जाग रहे हो? भोलाराम ने पीछे देखा। वो भीम था, वो ही लड़का जिसने कभी चोरी की थी। अब उसके चेहरे पर सम्मान था। आ गया तू? भोलाराम ने पूछा। भीम ने सिर झुकाया। हाँ काका, आज खेत से लौटते वक्त सोचा जरा देख लूं चौकीदार अब भी चौपाल पर है या नहीं। भोलाराम ने कहा, चौकीदार बूढ़ा हो गया है बेटा, पर चौकीदारी अब भी जवान है। भीम बैठ गया। दोनों चुपचाप आसमान को देखने लगे। थोड़ी देर बाद भोलाराम बोला, भीम, याद है जब तू पहली बार पकड़ा गया था? भीम मुस्कुराया। हाँ काका, याद है। तूने मारा नहीं था, बस कहा था, अब फिर से शुरू कर। भोलाराम ने हल्के से कहा, देख बेटा, हर इंसान के अंदर एक चोर होता है जो दूसरों से नहीं, अपने डर से चोरी करता है। मैंने बस तेरे अंदर का डर निकाल दिया था। भीम की आंखें भर आईं। काका, आज तूने जो गांव को दिया है वो कोई राजा भी नहीं दे सकता था। भोलाराम ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं दिया बेटा, बस वो लौ जला दी जो सबके अंदर पहले से थी। थोड़ी देर बाद हवा और ठंडी हो गई। भोलाराम ने अपने कंधे पर गमछा डाला और बोला, चल अब तू घर जा, तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। भीम खड़ा हुआ। और तू? भोलाराम ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं, आज आखिरी बार चौकीदारी करनी है। भीम चला गया। भोलाराम ने आसमान की ओर देखा, जहां अब तारे भी जैसे उसके साथ थे। उसने धीरे से लालटेन की लौ को देखा, अब वो बहुत धीमी थी। उसने हाथ से हवा दी, लौ थोड़ी बड़ी हुई।
अब बस तू ही है मेरे साथ, उसने कहा। चल, आज तेरे साथ ये आखिरी पहरा लगाएं। वो धीरे से चौपाल की चौकी पर बैठ गया। हवा में अब सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और लालटेन की हल्की चमक। थोड़ी देर बाद उसका सिर झुक गया, आंखें बंद हो गईं और होठों पर एक मुस्कान थी, वैसी ही जैसी किसी को सुकून मिल जाने पर होती है। सुबह जब सूरज उगा, गांव वालों ने देखा भोलाराम चौपाल की चौकी पर बैठा था। लालटेन बुझ चुकी थी, पर उसके चेहरे पर वही मुस्कान अब भी थी। काका धनिया ने पास आकर धीरे से कहा, काका, अब तू सच में चैन से सो गया। सारे गांव में शांति थी। किसी ने कहा, देखो, चौकीदार चला गया, पर उसकी चौकीदारी बाकी छोड़ गया। गांव वालों ने उसकी लाठी और लालटेन को चौपाल के बीच रखा और मिट्टी में फूल गाड़ दिए। अब वो जगह चौपाल नहीं, भोलाराम की चौकी कहलाने लगी। और आज भी जब कोई नई रात आती है तो हवा में घंटी की हल्की टन सुनाई देती है, जैसे भोलाराम अब भी कह रहा हो, सोना नहीं, सच्चाई की रखवाली करनी है। सुबह की धूप पूरे गांव में फैल चुकी थी, पर आज की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। चिड़ियां तो गा रही थीं, पर उनकी चहचहाहट में भी उदासी थी। गांव के हर आंगन में कोई न कोई धीरे धीरे बोल रहा था, भोलाराम काका नहीं रहे। बच्चे जिनके लिए वो कहानी थे, औरतें जिनके लिए वो भरोसे का नाम थे, और बूढ़े जिनके लिए वो उम्मीद थे, सबकी आंखों में नमी थी। पर किसी के होठों पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि सब जानते थे भोलाराम गया नहीं, बस रात की ड्यूटी पूरी करके चैन से सो गया है। काका धनिया, मुखिया और बाकी गांव वाले उसे चौपाल की चौकी से उठाकर ले गए। वहीं जहां वो सालों से बैठता था, वो लाठी और लालटेन अब भी वहीं रखी थी। मुखिया ने धीरे से कहा, इस लालटेन को मत छेड़ना, ये उसकी आखिरी चौकीदारी की गवाह है। शाम तक गांव वालों ने चौपाल के चारों ओर दीपक रख दिए। हर घर से कोई न कोई मिट्टी का दिया लेकर आया और धीरे धीरे वहां उजाला फैल गया। सबने कहा, आज रात भोलाराम की आत्मा के नाम। रात आई, पर वो डरावनी नहीं थी, वो शांत थी, ठंडी थी, जैसे हवा भी कह रही हो, अब सब ठीक है। बच्चे, बूढ़े और औरतें चौपाल पर जमा हुए। लोगों ने देखा भोलाराम की लालटेन अब भी बुझी हुई थी, पर कोई भी उसे जलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काका धनिया बोला, किसी को छूना नहीं है, वो खुद जलेगी जब वक्त होगा। और फिर सब चुप हो गए। सिर्फ हवा चल रही थी और नीम के पत्ते हल्के हल्के सरसरा रहे थे। करीब आधी रात का समय था। आसमान में बादल हट चुके थे, चांद पूरा निकला हुआ था। किसी बच्चे ने अचानक कहा, काका देखो। सभी की नजर लालटेन पर पड़ी, वो अपने आप जल उठी थी। किसी ने उसे छुआ नहीं था, कोई पास भी नहीं गया था, फिर भी लौ शांत और स्थिर थी। लोग हैरान रह गए। मुखिया के मुंह से निकला, सच्चाई की लौ बुझती नहीं, बस इंतजार करती है। और वो सब वहीं बैठ गए, लौ को देखते रहे जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हों। लालटेन की लौ न बड़ी हो रही थी न छोटी, बस उतनी ही थी जितनी जरूरत थी कि चौपाल के चारों ओर हल्की रोशनी फैली रहे। काका धनिया ने धीरे से कहा, कसम खाता हूं, इस गांव में जब तक ये लौ जलती रहेगी, कोई झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। लोगों ने सिर हिलाया। किसान बोला, आज पहली बार डर नहीं लग रहा, जैसे भोलाराम अभी भी यहीं है, पीपल के नीचे चौकी पर बैठा हुआ। और सच कहो तो कुछ अजीब था। कभी कभी हवा चलती तो लौ हल्की झुकती और हर बार वही दिशा पकड़ती जहां भोलाराम बैठा करता था, जैसे वो अब भी इशारा कर रहा हो, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। पास के गांव के लोग भी आने लगे उस लालटेन को देखने, जो बिना बात के हर रात जल उठती थी। कोई कहता ये ईश्वर का चमत्कार है, कोई कहता नहीं, ये भोलाराम की आत्मा है। पर जो भी आता वो कुछ पल के लिए शांत होकर लौटता, जैसे उसके दिल का डर पिघल गया हो। कुछ दिनों बाद ठाकुर भी आया। वो जो कभी लाठी उठाकर गांव पर राज करता था, अब उस चौपाल पर सिर झुकाए बैठा था। उसने लालटेन को देखा और कहा, भोलाराम तू सच में जीत गया। फिर उसने अपनी सोने की अंगूठी निकालकर लालटेन के नीचे रख दी और बोला, अब ये मेरी श्रद्धांजलि है, क्योंकि तूने मुझे सिखाया, जो झूठ ताकत से चलता है वो सच्चाई की रोशनी में टिक नहीं पाता। उस दिन से ठाकुर ने अपनी लाठी कभी नहीं उठाई। उसने गांव वालों से कहा, अब इस गांव की रखवाली मैं नहीं, भोलाराम की लौ करेगी। समय बीतता गया, सालों बीत गए, पीढ़ियां बदल गईं, पर वो लालटेन अब भी हर रात जलती है। न कोई उसे जलाता है, न कोई बुझा पाता है। कहते हैं जब भी किसी के दिल में डर या झूठ पनपने लगता है, लालटेन की लौ थोड़ी तेज हो जाती है, मानो कह रही हो, संभल जा, चौकीदार देख रहा है। बच्चे अब भी कहानी सुनते हैं। एक था भोलाराम काका, जिसके पास लाठी नहीं दिमाग था, जो चोरों को डंडे से नहीं समझ से पकड़ता था। और हर बच्चा जब पहली बार डर में झूठ बोलने लगता है तो माँ कहती है, सावधान रह, लालटेन जल जाएगी। और तब बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है
भोलाराम अब भी यहीं है, हर रात चौपाल की चौकी पर बैठा धीरे से हवा में फुसफुसाता, सच्चाई की रखवाली करना। यही असली चौकीदारी है। लालटेन की लौ हिलती है पर बुझती नहीं। वो आज भी जलती है, सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि सच्चाई मरती नहीं, वो बस रूप बदलकर हमेशा लौट आती है। और गांव के लोग कहते हैं, जब तक ये लौ जलती है भोलाराम जिंदा है। सुबह की धूप चौपाल पर धीरे धीरे उतर रही थी। भोलाराम की लालटेन अब भी जल रही थी और उसकी लौ अब पहले से भी स्थिर थी, जैसे उसमें किसी का सुकून बस गया हो। गांव के बच्चे रोज की तरह वहां खेलने आए, पर आज माहौल कुछ अलग था। लोग फुसफुसा रहे थे, सुना है ठाकुर आज यहां आएगा अकेले, बिना सिपाहियों के। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था। वही ठाकुर जो कभी चौपाल में कदम रखने से पहले अपने आदमियों को भेजता था, आज खुद आ रहा है, वो भी बिना घोड़े, बिना गर्व, सिर्फ एक इंसान बनकर। दोपहर तक रास्ते पर धूल उठी। सिर पर पुराना गमछा, हाथों में माला और आंखों में पश्चाताप लिए ठाकुर चौपाल की ओर चला रहा था। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब समझ चुके थे आज ताकत नहीं, नम्रता चल रही थी। ठाकुर ने लालटेन के सामने आकर रुककर गहरी सांस ली। कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। वही लौ जो सालों से बुझी नहीं थी, आज उसके दिल की बेचैनी को भी शांत कर रही थी। उसने धीरे से कहा, भोलाराम, तू सच में नहीं गया। तू तो हर उस इंसान में बस गया है जो गलती करके भी सच्चाई की राह ढूंढता है। काका धनिया आगे बढ़े, बोले, ठाकुर साहब, अब ये लौ सबकी है। ठाकुर ने सिर झुकाया, हाँ काका, और शायद अब मैं भी उसी की छांव में रहना चाहता हूं। उसने हाथ जोड़े और चौपाल के बीच बैठ गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चे शांत होकर बैठे और औरतें दीवारों के पीछे से झांकने लगीं। ठाकुर ने सबकी ओर देखा। उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं था, बस गहराई थी। सुनो सब लोग, उसने कहा, मैंने सालों तक इस गांव को अपना समझा, पर असल में मैं इसे बांटता रहा, डर में, झूठ में, लालच में। भोलाराम ने वो किया जो मैं कभी नहीं कर पाया, सच्चाई की चौकीदारी। भीड़ में सन्नाटा था। ठाकुर के शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। वो बोला, मैंने अपने डर को ताकत समझा और दूसरों की मेहनत को कमजोरी, पर जब उस बूढ़े चौकीदार ने मेरे झूठ को उजाले में खड़ा कर दिया तो मुझे लगा मैं हारा नहीं बल्कि जगा हूं। मुखिया आगे आया, ठाकुर साहब, आप जैसे लोग अगर सच को मान लें तो गांव को कोई झूठ हिला नहीं सकता। ठाकुर ने कहा, मुखिया जी, अब ठाकुर नहीं, बस रामनाथ कहिए, क्योंकि अब मैं वही बनना चाहता हूं जो मैं जन्म से था, इंसान। लोगों की आंखों में पानी था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये आदमी जो कभी डंडे से हुकूमत चलाता था, आज हाथ जोड़कर इंसाफ मांगने आया है। ठाकुर ने लालटेन के सामने फूल रखे। भोलाराम, वो बोला, तूने मुझसे डंडे से नहीं, शब्दों से लड़ाई की, और तेरे शब्दों ने मुझे तोड़ नहीं बना दिया। आज मैं वादा करता हूं, अब ये गांव किसी ठाकुर का नहीं, हर मेहनतकश का होगा। बच्चे धीरे से बोले, ठाकुर अब अच्छे बन गए। ठाकुर मुस्कुराया, हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारे जैसा बन गया, सच्चा और सीधा। उसने फिर कहा, अब इस गांव में कोई झूठ बोले तो लालटेन बुझ जाएगी, क्योंकि सच्चाई की लौ हमेशा ईमानदार दिल में जलती है। साहूकार, जो अब तक चुप था, बोला, ठाकुर, तूने जो बोला उससे लगता है कि भोलाराम की आत्मा आज चैन से होगी। ठाकुर ने गहरी सांस ली, नहीं साहूकार, वो चैन से नहीं, अब भी यहाँ है, क्योंकि सच्चाई को चैन नहीं चाहिए, उसे बस जगह चाहिए हमारे दिलों में। मुखिया ने कहा, ठाकुर, अब तू क्या करेगा? ठाकुर ने जवाब दिया, अब खेत में हल चलाऊंगा, लोगों के साथ काम करूंगा और सबसे पहले अपनी हवेली के बाहर ये लिखवाऊंगा, सच्चाई की रखवाली भोलाराम करता है। लोगों में फुसफुसाहट की जगह अब सन्नाटा था, पर वो डर का नहीं, सम्मान का था। और फिर अचानक हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ थोड़ी तेज हो गई, मानो किसी ने मंजूरी दी हो। ठाकुर मुस्कुराया, देखो, उसने हाँ कर दी। गांव के लोग हंस पड़े, पर उन हंसी में भी एक गहरा अपनापन था। शाम ढलने लगी। ठाकुर चौपाल से उठा और गांव वालों के साथ मिलकर दिए जलाने लगा। हर घर के बाहर एक दीपक रखा और कहा, अब ये गांव किसी डर का नहीं, भोलाराम की सच्चाई का गांव कहलाएगा। लोगों ने एक साथ कहा, जय चौकीदार भोलाराम। हवा में वो आवाज गूंज उठी और उस पल पूरे गांव को लगा जैसे भोलाराम सच में मुस्कुरा रहा हो, पीपल के पेड़ के पीछे से धीरे धीरे, शांति से। लालटेन की लौ अब और भी चमक उठी थी। ठाकुर ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, अब ये मेरी प्रार्थना है भोलाराम, अगर मैं फिर कभी झूठ की ओर बढ़ूं तो ये लौ मुझे याद दिला दे कि सच्चाई की रखवाली करना ही असली पूजा है। और वो धीमे कदमों से चला गया। उसके जाते ही हवा में फिर वही घंटी की हल्की टन्नन सुनाई दी, जैसे भोलाराम कह रहा हो, प्रार्थना स्वीकार है। सर्दियों की सुबह थी। ओस की बूंदें अब भी हरी घास पर जमी हुई थीं।
और पीपल का पेड़ अपनी ठंडी छांव बिखेर रहा था। भोला राम की लालटेन आज भी वहीं जल रही थी, धीमी पर अटल। उसके आसपास फूलों की माला थी और नीचे मिट्टी में लिखा था, सच्चाई की रखवाली यहीं से शुरू हुई थी। गांव के बच्चे रोज की तरह स्कूल जाने से पहले वहीं रुकते, थोड़ा झुककर नमस्कार करते और आगे बढ़ जाते। पर आज माहौल कुछ अलग था। चौपाल के पास मजदूर, किसान और औरतें इकट्ठा थीं। मुखिया की आवाज गूंजी, भाइयों बहनों, आज का दिन खास है। आज हम नई चौकी बनाएंगे, जहां से आने वाली पीढ़ियां सच्चाई की रखवाली करेंगी। लोगों ने ताली बजाई। छोटे छोटे बच्चे आगे आए। उनके हाथों में ईंटें थीं, लाल, पुरानी पर साफ। काका धनिया ने कहा, हर ईंट किसी की मेहनत से आई है, क्योंकि भोला राम ने सिखाया था, दीवारें पैसे से नहीं, भरोसे से बनती हैं। सबसे पहले भीम आगे आया। वो अब जवान हो चुका था। चेहरे पर ईमानदारी की लकीरें थीं। उसने एक ईंट रखी और कहा, ये पहली ईंट उस दिन की है जब भोला राम ने मुझे सिखाया कि गलती भी इंसानियत से सुधरती है। फिर छोटू आया। उसने कहा, ये ईंट उस रात की है जब डर खत्म हुआ था। एक एक करके सबने अपनी ईंट रखी। कोई किसान बोला, मैं वो ईंट लाया हूं जो मेरे खेत की मेड़ से है, क्योंकि उसने पहली बार बिना डर के फसल दी। एक औरत बोली, मैं वो मिट्टी लाई हूं जहां मेरे बच्चे ने पहली बार झूठ नहीं बोला। हर ईंट में एक कहानी थी, हर हाथ में एक याद। ठाकुर भी आया। अब उसके कपड़े सादे थे और आंखों में नम्रता थी। उसने कहा, मैं वो ईंट लाया हूं जो मेरी हवेली की दीवार से निकली है। कभी डर की निशानी थी, अब सच्चाई की नींव बनेगी। गांव वालों ने उसकी ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सबके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब ठाकुर भी हम का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे नई चौकी बनने लगी। बच्चे मिट्टी लाते, औरतें पानी डालती, पुरुष ईंटें जमाते, और सबके बीच लालटेन अब भी जल रही थी, जैसे वो खुद देख रही हो कि जिस सच्चाई को उसने जन्म दिया था वो अब मिट्टी में जड़ पकड़ रही है। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। गांव की औरतें फूल लेकर आईं और बोलीं, इस चौकी का नाम क्या होगा? मुखिया मुस्कुराया, नाम वही होगा जो सबके दिल में है, भोला राम की चौकी। भीड़ से आवाज आई, जय चौकीदार भोला राम, और वो नारा हवा में गूंज उठा। नई चौकी पूरी बन चुकी थी। मुखिया ने मिट्टी की छोटी तख्ती पर लिखा, जो सच्चाई से चलेगा उसका रास्ता कभी अंधेरा नहीं होगा। सबने सिर झुकाया। उस वक्त हवा में कुछ बदला। पीपल की पत्तियां सरसराईं, घंटा टन्नन बजा और लालटेन की लौ थोड़ी ऊंची हुई। काका धनिया ने धीरे से कहा, देखो, उसे भी अच्छा लगा। फिर ठाकुर आगे बढ़ा और बोला, मैं चाहता हूं कि अब हर महीने की पहली तारीख को इस चौकी पर गांव का हर बच्चा, हर औरत, हर आदमी आए और एक झूठ, एक डर, एक गलती यहां छोड़ जाए, ताकि सच्चाई और मजबूत हो। लोगों ने हामी भरी और फिर बच्चों ने मिलकर पहली शपथ ली। सबने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए और बोले, हम चौकीदार भोला राम की तरह सच की रखवाली करेंगे, कभी किसी को झूठ से दुख नहीं देंगे और डर को अपने गांव में पनपने नहीं देंगे। पूरा चौपाल गूंज उठा। मुखिया की आंखों में आंसू थे। काका धनिया ने अपनी मूंछें सीधी की और कहा, अब चैन से सो जा काका, तेरी चौकीदारी अब बच्चों ने संभाल ली है। शाम ढलने लगी। नई चौकी के ऊपर लालटेन रखी गई, भोला राम की वही लालटेन। अब वो किसी दीवार से नहीं, आसमान से बातें करती थी। उसकी लौ हवा में झूल रही थी, जैसे किसी बच्चे की मुस्कान मासूम पर मजबूत। ठाकुर ने आसमान की ओर देखा और बोला, देख भोला राम, तेरी चौकी अब कभी खाली नहीं रहेगी। हर दिन कोई ना कोई सच यहाँ सलाम करेगा। रात आई और नई चौकी के चारों ओर दिए जल उठे। गांव के हर कोने में उजाला था। कुत्ते अब नहीं भौंक रहे थे, क्योंकि अब डर की कोई गंध नहीं थी। लालटेन की लौ धीरे धीरे स्थिर हुई। उसकी रोशनी गांव की हर झोपड़ी तक पहुंची, हर चेहरे तक, हर दिल तक। और फिर वो पल आया। कहीं दूर से घंटी की हल्की टन्नन सुनाई दी। सबने सिर उठाकर आसमान देखा। पीपल की पत्तियां हिल रही थीं और हवा में जैसे किसी की आवाज आई, सच्चाई की रखवाली करते रहना बेटा, बस यही असली चौकीदारी है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। काका धनिया ने फुसफुसाकर कहा, देखो, वो फिर जाग गया। गांव के हर घर में अब दिया जल चुका था, पर असली रोशनी तो उस चौकी पर थी जहां सच्चाई अब नया जन्म ले चुकी थी। साल बीतते गए। गांव बदल गया, लोग बदल गए, पर चौपाल के उस कोने में अब भी एक लालटेन जलती थी। वही पुरानी पीतल की, थोड़ी जंग लगी, पर उसकी लौ आज भी उतनी ही शांत और सधी हुई थी। गांव के नए बच्चे उसे देखकर पूछते, अम्मा, ये लालटेन कौन जलाता है? और बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, बेटा, इसे कोई इंसान नहीं जलाता, ये खुद जल उठती है जब किसी के दिल में डर खत्म होता है। हर रात जब अंधेरा घिरता, चौपाल से एक नरम रोशनी पूरे गांव में फैलती। लोग कहते, भोला राम फिर ड्यूटी पर है। भले ही वक्त आगे बढ़ गया था,
पर गांव की यादों में वो बूढ़ा चौकीदार अब भी सांस लेता था। वो चौकीदार जिसने डंडे से नहीं सच्चाई से गांव की रखवाली की थी। एक दिन स्कूल के बच्चों ने शिक्षक से पूछा, मास्टर जी, क्या भोलाराम सच में था? मास्टर जी मुस्कुराए, बोले, हाँ, था भी और अब भी है। सच्चाई जब भी किसी दिल में जागती है वो भोलाराम के रूप में ही लौटती है। बच्चे चुप हो गए, पर उनकी आंखों में सवाल था, क्या सच में कोई इंसान मरने के बाद भी चौकीदारी कर सकता है? मास्टर जी ने कहा, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो बच्चों को चौपाल पर ले गए। लालटेन आज भी वहीं रखी थी। उसकी लौ हवा में हिल रही थी, मानो किसी अदृश्य सांस से जुड़ी हो। मास्टर जी बोले, कई साल पहले इस गांव में भोलाराम नाम का एक चौकीदार था। उसने कभी डंडा नहीं उठाया, लेकिन उसके शब्दों ने हर झूठ को हिला दिया। वो गरीब था, पर दिल अमीर था। उसने हमें सिखाया कि सच्चाई किसी से डरती नहीं, बस वक्त लेती है अपना असर दिखाने में। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। फिर एक बच्चा बोला, मास्टर जी, अगर भोलाराम अब नहीं है तो लालटेन कौन जलाता है? मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बच्चे, हर वो दिल जो सच्चा है, हर वो इंसान जो गलत बात के खिलाफ खड़ा होता है, वो भोलाराम की लौ को जलाए रखता है। शाम ढल चुकी थी। आसमान में धुंधलापन फैलने लगा। अचानक हवा चली और लालटेन की लौ जरा डगमगाई। बच्चे डर गए, बोले, मास्टर जी, ये बुझ जाएगी क्या? उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, ये लौ बुझने के लिए नहीं बनी। ये तो उन लोगों की याद है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ आया, मुखिया जी, किसी ने ठाकुर के गोदाम में आग लगा दी। सारे गांव वाले चौपाल से उठे, पर बच्चों की नजर लालटेन पर थी। वो लौ अचानक तेज हो गई, इतनी कि पूरे चौपाल में उजाला फैल गया। काका धनिया, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, बोले, मत डरो, ये लौ बता रही है, झूठ उजागर होगा। गांव वाले दौड़े तो देखा, आग तो खुद ठाकुर ने लगाई थी ताकि पुराने हिसाब के सबूत मिट जाएं। पर लालटेन की रोशनी जैसे उन्हें राह दिखा रही थी। लोगों ने सबूत बचा लिए और ठाकुर ने खुद कबूल कर लिया, मुझसे गलती हो गई। मुखिया ने कहा, तूने झूठ को मिटाने की कोशिश की, पर सच्चाई की लौ को कोई बुझा नहीं सकता। गांव वालों ने भोलाराम की चौकी पर जाकर प्रण लिया, अब कोई झूठ इस गांव में नहीं टिकेगा। रात हुई, गांव फिर से शांत हो गया। ठंडी हवा चली और लालटेन की लौ धीरे धीरे स्थिर हो गई। लोगों ने कहा, देखो, भोलाराम फिर ड्यूटी पर है। समय के साथ गांव में सड़कें बनी, पक्के घर बने, पर चौपाल की मिट्टी वही रही। हर साल गांव वाले सच्चाई दिवस मनाने लगे। बच्चे मंच पर खड़े होकर भोलाराम की कहानी सुनाते और हर बार अंत में कहते, सच्चाई मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। एक रात गांव में बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोगों ने मोमबत्तियां जलानी चाहीं, पर किसी की बातों में डर झलक रहा था। तभी किसी बच्चे की आवाज आई, लालटेन को देखो। सबकी नजर उस चौकी पर पड़ी। लालटेन अपने आप जल चुकी थी। कोई चिंगारी नहीं, कोई तेल नहीं, फिर भी लौ वही पुरानी थी, शांत, स्थिर, सच्ची। काका धनिया ने आंसू पोंछे, देखो, वो फिर आ गया। भोलाराम अमर है। बच्चे हंस पड़े, भोलाराम कभी नहीं मरेगा ना? काका बोले, नहीं बेटा, जब तक इस गांव में कोई सच्चा दिल धड़कता रहेगा, भोलाराम जिंदा रहेगा, हर हवा में, हर आवाज में, हर लालटेन की लौ में। सुबह जब सूरज उगा तो चौपाल के चारों ओर नए फूल खिले हुए थे। लालटेन के नीचे किसी ने मिट्टी में उकेरा था। सच्चाई की रखवाली करने वाला कभी नहीं मरता। गांव के लोग वहां खड़े रहे, कोई बोल नहीं पाया। सिर्फ हवा चल रही थी, धीमी पर सच्ची। और उस हवा में सबने जैसे किसी की आवाज सुनी, अब चैन से सो जाओ बेटा, ड्यूटी मैंने संभाल ली है। लालटेन की लौ फिर हल्के से कांपी और फिर शांत हो गई। पर गांव वालों के दिलों में जो रोशनी थी वो अब कभी बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि भोलाराम अब कहानी नहीं था, वो यकीन बन चुका था। गांव के लोग कहते हैं, सच्चाई का रास्ता अगर लंबा भी हो तो डर मत, क्योंकि उस रास्ते के मोड़ पर भोलाराम जरूर मिलेगा। और रात को जब हवा बहती है तो कभी कभी किसी को सुनाई देता है लाठी की हल्की टकराहट और घंटी की धीमी टन्नन, जैसे कोई चौकीदार अब भी फेरा लगा रहा हो। भोलाराम अमर है।